चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करने से पहले हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट को ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged. मतलब the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। दैट इज डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसका इंटरचेंज निकालेंगे तो दोनों इक्वल होगा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ठीक है, सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू मान लो, जैसे हम एक्सपेंड करके इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आंसर निकालते हैं ना, एक्सपेंड करके, तो इसकी आंसर मान लो 0 आता है। ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकालना पता है कैसे निकालते हैं? कॉलम को रो में कन्वर्ट करो या फिर रो को कॉलम में। तो मैं कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूँ। 1 4 1, इस कॉलम को रो में करो 2 5 2, और इस कॉलम को रो में 3 6 3। ठीक है, ये आ गया इसका इंटरचेंज ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसे एक्सपेंड करके अगर इसका आंसर निकालेंगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। तो यही है प्रॉपर्टीज इसकी फर्स्ट, कि किसी का भी डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changed. इसका मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट कि अगर दो रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, जैसे एग्जांपल से देखो, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, राइट। ये R1 है और ये R2 है, रो 1 और रो 2। तो मैं इन दोनों रो को इंटरचेंज करता हूँ। ठीक है, R1 इंटरचेंज R2, ये इंटरचेंज का साइन है, मैट्रिक्स में ये बताया था ना मैं। तो अगर मैं इंटरचेंज करूँगा तो R2 को R1 की जगह पे लिखूँगा, पहले लिखूँगा DEF, और R1 को R2 की जगह पे ABC, और नीचे GHI। चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इसका साइन चेंज होगा, तो साइन बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव था, बाहर यहाँ पे नेगेटिव लग गया। ठीक है, तो किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ
any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। मतलब देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब एक जैसे हो जाए, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 4 5 6। अब देखो, इस डिटर्मिनेंट में ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है ना, तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। उसका आंसर आएगा 0। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी, इसे याद रखना। चौथी प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और a column of a determinant are multiplied by some constant k, then its value gets multiplied by k। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे एग्जांपल में, ये एक डिटर्मिनेंट है और ये कांस्टेंट k है, इसका इस डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो आपको याद होगा कि हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते थे? कांस्टेंट का सब में मल्टीप्लाई करते थे ना, ka, kb, kc, kd, ke सब में मल्टीप्लाई करते थे मैट्रिक्स में। लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट को केवल एक ही कॉलम या किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मिक्स मत कर दीजिएगा दोनों को। तो मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? ka, kd, kg, और बाकी सब सेम लिखेंगे, ecfi। समझ में आया? कांस्टेंट को किसी एक कॉलम या किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पांचवी प्रॉपर्टी देखो, पांचवी प्रॉपर्टी है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, एफ प्लस जी, जी प्लस एच, आई जे के। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम दो टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस सी है और यहाँ पे c प्लस डी है। तो इसका पहला टर्म a और इसका पहला टर्म b और इसका पहला टर्म c, उसको एक में लिखेंगे, प्लस इसका a, इसका b और इसका c, a b c, और इसका b c d इसमें लिखेंगे। ठीक है, और बाकी नीचे का सब वैसे ही रहेगा, e प्लस एफ, एफ प्लस जी, जी प्लस एच, आई जे के, ई प्लस एफ, एफ प्लस जी, जी प्लस एच, आई जे के। ठीक है, तो ऐसे इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हो कि इसे मैं क्यों नहीं ब्रेक किया हूँ सेकंड वाले रो को, तो एक बार में केवल एक रो को ही ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड रो को ब्रेक करने के लिए आपको दोबारा इसे ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसका 2 डिटर्मिनेंट बनेगा और इसका 2 डिटर्मिनेंट बनेगा, ठीक है। ये 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। 7th है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए है और हमें के को बाहर निकालना है, के कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे। देखो, अगर मान लो ए की ऑर्डर है n इंटू एन, ठीक है, तो ए का जितना ऑर्डर होगा उतना के बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ए का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो के कितना बाहर निकलेगा, के की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ पे मान लेते हैं ए की ऑर्डर है n इंटू एन, तो बाहर कितना के निकलेगा, के की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आया। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। जैसे 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे देखो ये पूरे कॉलम में ज़ीरो, पूरे इस कॉलम के पूरे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कॉलम पूरा ज़ीरो हो जाए या कोई रो पूरा ज़ीरो हो जाए तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखिए ज़ीरो वाला, कि अगर कोई कॉलम या रो ज़ीरो हो जाए तो उसका आंसर ज़ीरो होगा। और एक प्रॉपर्टी ये याद रखिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका आंसर ज़ीरो होता है, ठीक है। क्योंकि अभी पहले 3-4 क्वेश्चन इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ पे होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। देखिए, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इन डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करना है जो आंसर दिया है इसके बराबर, और उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके, ठीक है, इन्हें बिना एक्सपेंड करे। जैसे हम इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सपेंड करते थे तो उसका आंसर लेके आते थे, इसे प्लस माइनस फिर प्लस एक्स लेते थे, इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ के इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो उसका आंसर आता था एक्सपेंड करके। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और इसका आंसर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ज़ीरो है, हमें ज़ीरो लेके आना है, इसे प्रूफ करना है प्रॉपर्टी से। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया, कौन सी प्रॉपर्टीज़ में ज़ीरो होती है आंसर। देखो, अगर 2 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट में, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसे हो जाएं तो उसका आंसर ज़ीरो होगा, या किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं तो वो उसका आंसर ज़ीरो होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, राइट। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, ठीक है। तो अगर हम ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दें तो क्या होगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो जाएगा और इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेट C1 और C1 प्लस C2 को ऐड कर देंगे ना, तो क्या होगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। और ये कॉलम 2 को सेम ऐसे उतार लेंगे, ए बी सी, और कॉलम 3 को भी ऐसे उतार लेंगे, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे ये कॉलम 1
और एक कॉलम 3, दोनों सेम है कि नहीं है। तो जब दो कॉलम सेम हो जाएंगे डिटर्मिनेंट में तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे रीजन में लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें 0 पे इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसे लेट करेंगे, लेट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब देखिए डिटर्मिनेंट में अगर रो या फिर किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, मतलब अगर हम 3 0 बना दें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमें इसमें 3 0 बनाना है, या किसी रो इसमें इधर 3 0 बनाए या ऊपर 3 0 बना दें, ठीक है। तो 0 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे a माइनस बी, फिर b माइनस सी, इसको प्लस कर दो, प्लस b माइनस सी, फिर इसको भी प्लस कर दो, प्लस c माइनस ए। तो ये देखिए प्लस c माइनस ए, तो c से c कैंसिल, b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये C1, ये C2 और ये C3 तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 और तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और इन इसको भी इसको और इसको ऐड करेंगे तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और ये कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे उतार लेंगे, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, या c से c, a से a कैंसिल, b से b कट गया, a से a, b से b और c से c कट गया, तीनों कट गए। तो आंसर क्या आया, ये 0 0 0, ये b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, या सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो जब डिटर्मिनेंट में 3 0 बन गए, ये पूरा कॉलम 0 बन गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। मैं प्रॉपर्टीज में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब पहले इसको लेट करो, लेट 2 3 5 7 8 9 65 75 86। अब इस डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, अगर हम इसमें 3 0 बना दें, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 या किसी रो को 0 बना दें तो इसका आंसर 0 हो सकता है। तो हम 0 कैसे बनाएंगे, देखो 7 9 या 63 प्लस 2 65, या फिर 3 0 नहीं बनाते हैं, हम 2 कॉलम या 2 रो को सेम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 9 या 63 प्लस 2 65 हो जाएगा, 8 9 या 72 और प्लस 3 75, 9 9 या 81 प्लस 5 86। तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि हम कॉलम 2 में 9 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कॉलम 1 को ऐड कर दें। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, 9, एक मिनट, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे क्या, 9C2 प्लस C1। तो क्या होगा, पहले C1 को सेम लिख लेते हैं 2 3 5। अब देखो C2 है 7 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 या 63 प्लस C1 2 तो 75, फिर 9C2 8 9 या 73 72 और प्लस 3 75,
यहाँ पे 65 होगा ना यार, गलती से लिख दिया हूँ। फिर ये देखो 9C2, तो 9 9 या 81 और प्लस 5 86, और इधर 65 कॉलम 3 वैसे ही उतार लेंगे। अब देखो ये दोनों कॉलम सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम और 2 रो सेम होते हैं तो इसका आंसर 0 होता है। और बिकॉज यहाँ पे रीज़न में लिखेंगे बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी से ही करना है। सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं। लेट डेल्टा मतलब होता है डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 1 1 BC CA AB। अब मैं ए को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, AB प्लस AC। बी का मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस BA, और C का मल्टीप्लाई करोगे तो CA प्लस CB। राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये कॉलम 3 को कॉलम 2 से ऐड कर देंगे, ठीक है। कॉलम 3 को कॉलम 2 से ऐड कर देंगे, तो ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम 3 में C3 में C3 प्लस C2, तो ये होगा, ये कॉलम 1 को सेम उतार लेंगे, कॉलम 2 को भी उतार लेंगे। अब देखो इसमें ऐड करेंगे, BC को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC, BC प्लस AC। फिर CA को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AB, मैं ऐसे AB लिख लेता हूँ पहले, प्लस BC और प्लस CA को AC लिख लेता हूँ। फिर इसको इसमें ऐड करेंगे तो AB प्लस BC और प्लस AC, वो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस कॉलम में, ये इस कॉलम में देखो तीनों में AB प्लस BC प्लस AC कॉमन हो रहा है ना, तो इसमें से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3, ठीक है। कॉमन कॉलम 3 से कॉमन ले रहे हैं, ठीक। तो AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 1 1, ये BC, ये CA और ये AB, और यहाँ से कॉमन ले लिए, तीनों को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, 1 1 1। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दोनों कॉलम सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गई, 0, राइट हैंड साइड आ गया। और तो प्रूफ हो गया, बिकॉज रीज़न में लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। समझ में आया। किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रो अगर एक जैसे हों तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 होती है, और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट या चारों एलिमेंट, पूरे एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका पूरा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिस मैट्रिक्स इज दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ABC PQR XYZ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है और इसके इक्वल टू हमें इतना प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है, उसको लिखेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y, राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट में हमेशा एक बात याद रखिएगा,
अगर जो आंसर दिया होता है इसका आंसर ये है और इसमें फर्स्ट रो क्या है ए पी एक्स, तो हमें इसमें भी पहले रो वाले रो में क्या लेके आना है ए पी एक्स। ठीक है, तो हमें हमेशा डिटर्मिनेंट के आंसर के हिसाब से चलना होगा, हमें इसमें ए पी एक्स लेके आना है। तो यहाँ पे ए पी एक्स कैसे बनाएंगे हमें वो सोचना है। तो वो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे है बी प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें, इसमें माइनस कर दें, तो एक मिनट यहाँ लिखता हूँ बी प्लस सी माइनस सी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए। फिर इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी, तो ये देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, और ये माइनस ए कितना हो जाएगा माइनस 2a हो रहा है ना। और इसी तरह इसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्यू प्लस आर, फिर माइनस आर प्लस पी, तो यहाँ पे माइनस पी हो जाएगा। फिर माइनस इसको ऐड माइनस करेंगे तो माइनस पी माइनस क्यू, तो ये क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2p। फिर इसी तरह इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2x आ जाएगा। तो ये देखिए ए पी एक्स लेके आना था, ए पी एक्स दिख रहा है ना, तो हम यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये रो 1 रो 2 और ये रो 3 तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन लगाएंगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये होगा माइनस 2a, अभी बताया हूँ माइनस करके, और इस यहाँ पे क्या होगा माइनस 2p, और यहाँ पे होगा माइनस 2x, और नीचे वाले रो को सेम उतार लेंगे, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या लेके आना है, अब देखो इसमें अब हमें लेके आना है बी क्यू वाई और सी आर जेड। अगर हम इसमें से ये रो 2 में से R1 को घटा दें, R2 में से R1 को घटा दें, तो C प्लस ए है ना, और इसको या फिर इसको घटा दें, ऐड कर दें, घटा देंगे तो देखो क्या होगा, माइनस है और ये माइनस 2a, तो C प्लस ए और ये प्लस 2a हो जाएगा। नहीं रुको, एक मिनट रुको, इसमें अभी हम यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो तीनों में से 2 हम कॉमन कर सकते हैं। पहले हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कॉमन करेंगे। ठीक, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो रो R1 में से हम -2 कॉमन करेंगे, तब क्या बचेगा ए पी एक्स, ये हो जाएगा C प्लस ए आर प्लस पी, और ये Z प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, अब एक बार क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बी क्यू वाई चाहिए, यहाँ पे बी क्यू वाई लाना है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो क्या होगा, ये सी प्लस ए है और इसको माइनस कर दें, माइनस ए, तो ए से कैंसिल, कितना आ जाएगा सी। इसी तरह आर प्लस पी में से पी माइनस करेंगे तो यहाँ पे आर आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे सी आर जेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी आर जेड देखो थर्ड रो में है, तो इसको यहाँ आना चाहिए था। और यहाँ पे अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ क्यू आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ वाई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है बी क्यू वाई, लेकिन यहाँ पे बी क्यू वाई देखो सेकेंड रो में है, तो इसको यहाँ आना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लेके आना है और इसको यहाँ पे, तो R2 और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इंटरचेंज R3। ठीक है, तो अब मैं बताया था प्रॉपर्टी में, जब भी हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन डिटर्मिनेंट का चेंज होता है। यहाँ पे -2 है पहले से, तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, और ये ए पी एक्स, और यहाँ पे अब देखो R3 को R2 की जगह पे लिखेंगे, ए प्लस बी पी प्लस क्यू
और x प्लस वाई, और R2 को R3 की जगह पे C प्लस ए आर प्लस बी पी और Z प्लस एक्स। ठीक, अब हम R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से R1 को माइनस करेंगे। तो R2 में ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R1। तो आंसर आ जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 और ये ए पी एक्स, मतलब R1 को सेम उतार लेंगे। अब देखो R2 माइनस R1 है, तो ए प्लस बी में से ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी। पी प्लस क्यू में से पी माइनस करेंगे तो क्यू बचेगा। एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस करेंगे तो वाई बचेगा। फिर R3 माइनस R1 है, ये R3 और ये R1, इसमें से इसको माइनस करना है। C प्लस ए में से ए माइनस करेंगे तो C, R प्लस पी में से P माइनस करेंगे तो R, और Z प्लस एक्स में से एक्स माइनस करोगे तो Z। अब एक बार राइट हैंड साइड देखो, क्वेश्चन में ये है, तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, तो हमने पहले 4 क्वेश्चन भी ऐसे ही किए थे, 0 प्रूफ करना था डिटर्मिनेंट को, उसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ किए थे। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 को कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नया तरीका सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, हम इसको एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी, ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखो मैट्रिक्स में ऐसे होता है, डिटर्मिनेंट में सीधा होता है। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कॉलम है 0 माइनस ए बी, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये 0 माइनस ए बी। इस कॉलम को रो में लिखो ए 0 सी, और इस कॉलम को रो में लिखो माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये 0, फिर ये माइनस ए है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए, और ये माइनस बी, और ये माइनस ए, और ये 0, ये माइनस सी, ये बी सी, और ये 0। ये निकल गया माइनस ए ट्रांसपोज। अब एक बार ये देखिए, इसको और इसको, इस दोनों को मिलाइए, देखिए ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो ये और ये इक्वल होगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बताया था ना मैं स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाऊंगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, इस माइनस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनस को ऐसा तो लिख सकता हूँ ना -1। ठीक है, अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, वो प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर हो, और हमें के कांस्टेंट है उसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो वो कैसे आएगा, ए के जितने ऑर्डर होते हैं उतने के बाहर आएंगे। तो यहाँ पे मान लो के का n ऑर्डर है, तो के की पावर n बाहर आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी बताया था मैंने। तो यहाँ पे ए की ऑर्डर कितनी है, देखो यहाँ पे 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3, किसी का भी देख लो 3 इंटू 3 है, तो यहाँ पे कितना के बाहर आएगा 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 की पावर में 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। समझ में आया इतना। अब देखो एक प्रॉपर्टीज और बताया था मैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज
वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही मैंने बताई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, और ये माइनस, इसका तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को ऐड कर दो, टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, और टू इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। और ए की वैल्यू में हमने क्या लिया था, देखो ए की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ये लिया था ना, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसी को यहाँ पे लिख लो, ज़ीरो ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, ये सॉरी ये जीरो है, बी सी जीरो इक्वल टू ये जीरो। देखो यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स हैं और इसके इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, देखिए इसे क्या करेंगे हम लोग, लेट डेल्टा इक्वल टू, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या लाना है, पहले इसको देखो, मैं बताया था ना डिटर्मिनेंट में आंसर के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, हमें ए बी सी लेके आना है ना। तो हम ए बी सी कैसे लेके आ सकते हैं, देखो इस वाले रो में देखो क्या कॉमन हो रहा है, ए, और सेकेंड रो में क्या कॉमन हो रहा है, बी, और थर्ड रो में क्या कॉमन हो रहा है, सी। तो हम तीनों रो से ए बी और सी कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी। तो यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे सी, और सेकंड वाले रो में से बी कॉमन किए हैं तो ए बचेगा, माइनस बी बचेगा और सी बचेगा। थर्ड रो से सी कॉमन किए हैं तो ए बी और माइनस सी। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी सी है, स्क्वायर 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 चाहिए, मतलब एक ए बी सी और चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे हम, एक और ए और बी और सी कहाँ से आएगा, देखो इस वाले कॉलम में से ए कॉमन करेंगे, इसमें से बी कॉमन करेंगे और इस कॉलम से सी कॉमन करेंगे। तो फिर से लिखेंगे हम लोग टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब एक और ए बी और सी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा -1। इसमें से ए कॉमन कर लिए हैं तो ये 1 और ये 1, इसमें से बी कॉमन किए हैं तो ये 1 -1 और ये 1, इसमें से सी कॉमन किए हैं तो ये बचेगा 1 1 -1। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट एक्सपेंड करते थे, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका आंसर वैसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, जिस भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करना होता है उसमें 2 ज़ीरो लाना होता है। ठीक है, मान लो अगर यहाँ से एक्सपेंड करना है तो इसमें हमें 2 ज़ीरो लाना होगा, 1 1 -1, ऐसे 2 ज़ीरो होगा तब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इन दोनों ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो ज़ीरो हो जाएगा, और इस 1 को लेके चलेंगे तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा ये, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 -1। ठीक है, ऐसा। तो हमें इसको और इसको ज़ीरो बनाना है, तो ये ज़ीरो कैसे बनेगा, देखो
अगर इसको और इसको ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और इसे माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, C1 में C1 प्लस C2, और यहाँ पे 0 लाना है तो C2 माइनस C3। ठीक है, तो देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इस वाले एक्सरसाइज में यही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 0 लाएंगे, उसके बाद ही एक्सपेंड करेंगे, इतना याद रखिए। ठीक है, तो अब देखो C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा 0, C1 प्लस C2 ये भी हो जाएगा 0, C1 प्लस C2 तो 1 प्लस 1 2। अब C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस C3 तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2, और ये C2 माइनस C3 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे नीचे 2 हो जाएगा, और C3 को वैसे उतार लेंगे 1 1 माइनस 1। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे R1 से, R1। ठीक है, तो अब देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 लिखेंगे तो इसके सामने जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो इन दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको लेंगे 1, तो ये प्लस माइनस प्लस प्लस 1 लेंगे, तो इसके सामने वाले रो कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 0 फिर माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 4। ठीक है, ऐसा होगा। फिर क्या हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 जा 4 तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यही लेके आना था ना हमें, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A। देखिए ये भी एकदम सिंपल है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेट L इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, राइट। अब डिटर्मिनेंट में हम आंसर के हिसाब से चलते हैं, हमेशा जो आंसर होता है उसी के हिसाब से। तो आंसर में क्या है, A माइनस बी इंटू B माइनस सी। सबसे पहले है A माइनस बी, तो हम A माइनस बी कैसे ला सकते हैं, देखो A में से B को माइनस करेंगे तो A माइनस बी हो जाएगा, फिर चाहिए B माइनस सी, तो B में से C को माइनस करेंगे तो हो जाएगा B माइनस सी, मतलब R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो A माइनस बी, और R2 में से R3 माइनस करेंगे तो B माइनस सी आ जाएगा। फिर चाहिए C माइनस A, लेकिन उसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार में हम 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ऑपरेट करेंगे हम R1 में, ठीक है। R1 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2, और R2 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R3। समझ में आया। तो देखो क्या होगा, डेल इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस होगा तो 0, A में से B माइनस होगा तो A माइनस बी, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब R2 में से R3 माइनस करना है, देखो R2 में से R3, तो 1 में से 1 माइनस होगा 0, B में से C माइनस होगा तो B माइनस C, और इसको माइनस करोगे तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और R3 को सेम उतार लेंगे 1C और C स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब पहले यहाँ पे देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी। उस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये 0 A माइनस बी, और इसे लिखेंगे एक ब्रैकेट में A माइनस बी और एक ब्रैकेट में A प्लस बी, नीचे लिखेंगे 0 B माइनस सी,
और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको भी एक ब्रैकेट में बी माइनस सी और एक ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखेंगे और थर्ड रो को सेम उतार लेंगे 1c सी स्क्वायर। अब देखो, अब ये फर्स्ट रो में कुछ कॉमन हो रहा है, देखो a माइनस बी कॉमन हो रहा है और सेकेंड रो में क्या कॉमन हो रहा है b माइनस सी, तो a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लेंगे a माइनस बी और b माइनस सी, तो क्या बचेगा यहाँ पे 0 और यहाँ से a माइनस बी गया तो 1 और यहाँ से a माइनस बी गया तो a प्लस बी और सेकेंड रो में से b माइनस सी कॉमन लिए तो क्या बचा 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचा b प्लस सी और थर्ड रो को ऐसे ही उतार लेंगे 1c सी स्क्वायर, राइट। अब देखिए क्या करना है, अब हमें क्या चाहिए था, एक मिनट एक बार आंसर में देखो, अब हमें चाहिए था c माइनस ए चाहिए था ना, देखो तो c माइनस ए कैसे आएगा, अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस कॉलम में देखो 2 0 हो गया है ना, तो अब हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसे एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए बताया था किसी कॉलम या रो में 2 0 होना चाहिए, तो एक्सपेंड करेंगे इसे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम, इस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम 1 है, कॉलम C1 में अब इन दोनों जीरो को लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसका तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर, a माइनस बी और ये b माइनस सी, फिर ये इसको लिखेंगे 1, तो इसके सामने इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे तो ये चारों बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे b प्लस सी, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी, फिर ये b प्लस सी और ये माइनस a और ये माइनस प्लस माइनस b, ये b से b कैंसिल, c माइनस a बचा, a माइनस b माइनस सी और ये c माइनस a, यही है राइट हैंड साइड, ये इतना ही लाना था। देखो एक बार आंसर में देखो a माइनस बी माइनस सी c माइनस a, अब यहाँ देखो a माइनस बी माइनस सी c माइनस a, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं, हेंस प्रूव। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे।